बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आप जैसा कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि मैं एक वर्कशॉप करवाता होता हूँ जो कि स्टूडेंट्स की उस नीड को भी पूरी करती है जो कि उन्होंने डिग्री रिक्वायरमेंट के लिए अपनी बनानी होती है। इंटर्नशिप रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं यार हमें इंटर्नशिप रिपोर्ट्स नहीं मिल रही, हमें रिपोर्ट्स दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो एक्चुअली उन बेचारों को पता नहीं होता रिपोर्ट बनती है जब आप इंटर्नशिप करते हो, और जब आप इंटर्नशिप कर लेते हो तो उसके ऊपर रिपोर्ट बनती है कि भाई हमने क्या क्या किया और क्या क्या सीखा। अगर आप वो किसी और की उठा के कापी पेस्ट करके दे देते हो तो आप वाइवा में बुरी तरह से नाकाम हो जाते हो, और आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको उन चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमने सीखा क्या था, पढ़ा क्या था। ठीक है, तो हमारी ये जो वर्कशॉप है ये एक्चुअली उस तमाम नीड को पूरा करती है। आपने जो कुछ पी एम एस में, ए डी सी पी में, या जिस तरह से भी जो कुछ पढ़ा हुआ होता है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आने के लिए ये उसका सब कुछ समम होता है। ठीक है, और मेरा मकसद जो है ये सब कुछ करवाने का मकसद ये होता है कि देखें मेरे 10 साल हो गए हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के, यानी कि एमएससी करने के बाद 10 साल हो गए मैं इस फील्ड में आया हुआ हूँ और वर्कआउट कर रहा हूँ। और डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में, पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करते करते तो मुझे वो एक तरह के ज़्यादा डायनामिक चीज़ें जो है समझने में मदद मिली। अब मेरा मिशन ये है कि वो वाले स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने एक चीज़ मैंने 10 सालों में जो चीज़ें सीखी हैं वो स्टूडेंट एक साल में ही सीख लें। वो इसलिए कि वो चीज़ें सीखनी ही एक साल की थी। और मुझे क्या मुश्किलात आई, यानी कि इतना इंटरनेट का दौर नहीं था और वो सारी चीज़ें नहीं थी, दूर थे थोड़ा, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती थी किसी से कुछ पूछने में, समझने में और वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी की जो पॉपुलेशन है या अभी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसलिए लकी हैं कि उनको ऑनलाइन और फ़िज़िकली दोनों तरह से सीखने को और समझने को बहुत ज़्यादा मौक़े हैं और उस चीज़ से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरह से मैं जो सर्टिफिकेट करवाता होता हूँ इसका नाम है सर्टिफिकेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये हम ना 3 माह में एक बार करवाता होता था। जब मैं सिर्फ ऑनलाइन करवाता था तो सिर्फ 3 माह में एक बार करवाता था, क्योंकि ऑनलाइन में फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें अकेले में करनी पड़ती थी। अब क्योंकि मेरे पास फुल फ्लैज एक टीम है, एक हमारे पास माशाल्लाह से लेवल 3 ट्रीटमेंट का सेंटर है जिसमें हम तमाम ही डीएसएम के ऊपर जो आपको डिसऑर्डर्स मिलते हैं उन्हीं का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। हमारे पास मेडिकल डॉक्टर्स हैं, हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं खुद हूँ, और ये सारे हम इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारा ये जो कोर्स वर्क है, जो कि हमारा ये सर्टिफिकेट है, इसको भी हम मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाते रहते हैं। अभी हम हर मंथ के मंथ इसको शुरू करते हैं। तो अभी हम इसको इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हम वो करते हैं, वो आपको हम दिखाते हैं कि आपने लर्न क्या करना है। तो देखें हमारे पास ये सर्टिफिकेट इस तरह से आपको मिलता है। ये सर्टिफिकेट ये है इंटरनेशनली आपको मिलेगा। फॉर्मेट यही होता है जिसमें आपके सर्टिफिकेट का नाम होता है, फिर नीचे कब से कब ज्वाइन किया आपका नाम होता है, आपका सीरियल नंबर या रोल नंबर या कोई भी आपकी आइडेंटिटी होती है जो कि किसी और की नहीं होती। जैसे कि हमारा ये CCP है, यानी कि सर्टिफिकेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है। 01 जो पेश वो है ना हमारा जो साइकोलॉजिस्ट है, 01 वो एक ही होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास 199 वाला है ना तो 199 वाला वो एक ही होगा। कोई बंदा ये नहीं कह सकता, अगर हम ये कहें कि जी कि हम 2 नंबरी से कर सकते हैं जी कि हम उस तरह से बना के, जैसे होता रहता है। लेकिन हमने ये सारी चीज़ें बनाकर हम अपनी तमाम पार्टिसिपेंट की जो लिस्ट है वो अपनी वेबसाइट पर भी शाया करते जाते हैं, उनका ईमेल भी शाया करते जाते हैं, ताकि डायरेक्टली भी अगर कोई क्लाइंट उनको अप्रोच करना चाहे तो वो कर सके, वो सारी चीज़ें हो सकें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कोर्स कंटेंट जो होते हैं ये तकरीबन नीचे तक आपको 27 किस्म की जो है ना डिफरेंट चीज़ें हम सिखाते हैं। और उसके साथ नीचे जो ट्रेनर्स हैं उनके प्रोफाइल्स हैं, यानी कि एक मैं हूं और मेरे साथ बाकी जो मेरे कोलीग्स हैं उनकी वो हैं। ठीक है, फिर नीचे अदारे की रजिस्ट्रेशन, एफिलिएशंस और वो सारी चीज़ें हैं। फिर आगे वेबसाइट है। ठीक है, फिर कब से कब तक ज्वाइन किया, ये तमाम चीज़ें जो है ना इसके ऊपर मेंशन कर दी जाती हैं, ताकि जो आपका इदारा है जो आपको हायर करना चाहता है वो एक ही पेज पे आपकी तमाम चीज़ों को समझ सके, और डायरेक्टली अगर रेफरेंस चेक करना है तो वो वहाँ पर रब्ता करके रेफरेंस चेक कर सके। अच्छा, आगे हम अगर देखें कि हमने लर्निंग में आगे क्या क्या करना है, तो सबसे अहम चीज़ होती है DSM 5 वर्जन अभी चल रहा है। तो इसके तहत हम बनाते हैं डायग्नोसिस,
यानी कि हम अपने पेशेंट को उसके इमोशंस को कोई नाम देते हैं, उसकी डिस्ट्रेस को कोई नाम देते हैं। जैसी ज़रूरत से ज़्यादा डिस्ट्रेस है तो हम उसको एक नाम दे सकते हैं, एंजाइटी का दे सकते हैं, फ्यूचर वाली है। अगर पास्ट में है तो उसको हम डिप्रेशन का कह सकते हैं। कोई पर्सनालिटी में डिस्ट्रेस है तो उसको हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। तो इसी तरह से जब तक हम उस डिस्ट्रेस को मैयर ना करें, उसको एक नाम ना दे दें, हम उसका ट्रीटमेंट प्लान कर नहीं सकते। यानी कि ये जो DSM-5 है ये हमें एक गाइडलाइन देता है, कुछ मैप बनाता है या मैप बनते हैं जिसके तहत हम उसको अपने पेशेंट्स को कुछ उनके इमोशंस को नाम देते हैं, ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर जहाँ जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसको फुलफ़िल करते हैं, हम उसको थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। अगर उसको साइकेट्रिक इश्यूज़ भी आ रहे हैं तो साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व होता है, मेडिकल इश्यूज़ आ रहे हैं तो मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर जाकर हमारा जो है मुकम्मल एक कम्प्रिहेंसिव जो है ना, जिसको हम कहते हैं ना फार्माकोपिया भी चल पड़ता है, हमारी साइकोथेरेपीज़ भी चलती हैं, हमारी काउंसलिंग भी चलती हैं, तो वो सारी इसमें आ जाती हैं। फिर इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आते हैं तो पाकिस्तान में आपने एक नाम सुना होगा मेंटल हेल्थ साइको सोशल सपोर्ट प्रोग्राम का। जॉब्स आती रहती हैं, अभी भी आप रोज़ी पे जाकर देखें तो आप MHPSS देखें तो आपको 2-3 जॉब्स तो नज़र आ ही जाएंगी, क्योंकि ये बहुत सारे इंटरनेशनल अदारे जो पाकिस्तान में वर्कआउट कर रहे हैं वो वो इन बंदों को देखते हैं। ठीक है, तो हमारे साइकोलॉजिस्ट रह क्यों जाते हैं? क्योंकि उन बेचारों को इसका पता नहीं होता कि ये MHPSS क्या है। MHPSS एक्चुअली एक प्रोटोकॉल है जो कि IASC एक इदारा है, इंटर एजेंसी फॉर द स्टैंडिंग कमेटी, जो कि कुछ गाइडलाइंस बनाता है जो WHO को भी देता है। यानी कि IASC एक कंसोर्शियम है मुख्तलिफ इदारों का, और जो कि आपको एक गाइडलाइंस देता है जिनके तहत आपने पेशेंट्स को डील करना होता है, क्लाइंट्स को डील करना होता है। और ये आपको एक पिरामिड देते हैं। पिरामिड में ये बताते हैं कि भाई आपके जो नीचे वाले पोर्शन में है ना, लोगों को जनरल डिस्ट्रेस होती है, उनको एकदम से हाई लेवल की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें हम कहते हैं ना कि फैमिली सपोर्ट पे अगर मिल जाए तो बंदा एक आइडियल लाइफ गुजारता है। लेकिन डिस्ट्रेस जब थोड़ी ज़्यादा होती है तो फिर आपको कम्युनिटी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फिर अगर डिस्ट्रेस मज़ीद ज़्यादा है तो फिर आपको काउंसलर्स की ज़रूरत होती है। फिर अगर मज़ीद ज़्यादा है तो फिर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। और फिर अगर मज़ीद उसमें सेवेरिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत होती है। यानी कि साइकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट फ़्लो ज़्यादा होता है। तो यही बात है, अगर आप हमारी बात करें तो हमारे पास पेशेंट फ़्लो बहुत ज़्यादा है। यानी कि हमने 6 माह में पिछले 6 माह, तकरीबन 6 माह ही बनते हैं कि हमने अक्टूबर से क्लाइंट लेने शुरू किया ऑनलाइन, तो हमारे पास 4,500 क्लाइंट आए। तो अब यही चीज़ अगर हम किसी अस्पताल में देखें तो 4,500 क्लाइंट नहीं आते, या साइकेट्रिस्ट के पास देखें तो उनके पास भी इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि हमारे पास लोअर लेवल से डिस्ट्रेस से लोग शुरू होते हैं, ठीक है, जिनको मेडिसिन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए असेसमेंट की इश्यूज़ जो होते हैं वो हमें काफ़ी सामना करना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पर असेसमेंट तो कर ली जाती है शॉर्ट सी, लेकिन डायग्नोसिस की तरफ जाते नहीं हैं। तो इस सेक्शन में आपको ये सिखाया जाता है। आगे ये कि कॉमन डिसऑर्डर्स जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं देखिए हमारे पास 4,500 क्लाइंट आया है, तो उसका हमारे पास डेटा है, और वो डेटा हमने कैसे कलेक्ट किया, या आप लोग कलेक्ट करते हो, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो कलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जो भी पेशेंट उनके पास आता है वो केस हिस्ट्री फॉर्म को फिलअप करते हैं। वही केस हिस्ट्री फॉर्म हमारे पास सॉफ्ट वर्जन में भी होता है, उसमें डेटा एंट्री करते हैं, तो वो सब का जो डेटा हमारे पास सामने आता जाता है। आपने अगर 3 माह में 20 क्लाइंट डील किए हैं तो वो 20 के 20 क्लाइंट्स का डेटा आपके नाम पे हमारे पास होता है, और आपकी प्रोफाइल बन जाती है कि आपने 20 क्लाइंट चेक किए, 20 क्लाइंट में से 10 ने आपका फीडबैक दिया, जिनमें से 8 ने अच्छा दिया, 2 ने नेगेटिव दिया। उन 2 ने कैसे नेगेटिव दिया, हम तमाम चीज़ें जो है ना उसमें से देख लेते होते हैं। और अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में, इससे पहले आप अभी भी गूगल कर लें तो आप लिखें कि जी कि डेली केसेस रिपोर्टेड इन पाकिस्तान, तो आपको नहीं मिलेंगे। अगर मेरी कोई यूट्यूब वीडियो आ जाए तो उसके ऊपर अगर कोई हो तो वो ठीक है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली अपलोड्स किए हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल डेटा अभी तक इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास नेशनल लेवल पे डेटा कलेक्शन है ही नहीं। हमारे पास फॉरेन कंट्रीज़ का ही होता है जो कि पाकिस्तान का नहीं है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर काम करना होता है। तो मज़ीद हमारे पास जैसे अभी 200 साइकोलॉजिस्ट हैं, मज़ीद ये बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एक नेशनल लेवल पर ही हम जा रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो ऑनलाइन काउंसलिंग ये हम सिखाते हैं और उसके प्रोटोकॉल सिखाते हैं। मज़ीद अगर हम चलें तो फिर उसके बाद सुसाइडल अटैम्प्ट्स, क्योंकि मेरी अपनी स्पेशलाइजेशंस जो हैं समझ लें कि सुसाइडल अटैम्प्ट्स में है, इसकी मैनेजमेंट में है, और इसकी सुसाइडल रिस्क मैनेजमेंट आपको सिखाई जाती है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो चाइल्ड इश्यूज़ हैं, बच्चों के साथ हज़ारों इश्यूज़ होते हैं जिसमें उनके नैरो डेवलपमेंटल भी होते हैं, जैसे कि आर्टिज्म वगैरह हो सकता है, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ डेवलपमेंटल से हट के उनको बाकी इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि किसी जगह से हरासमेंट का शिकार होना या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ भी आपने देखा होगा, तो उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, फैमिली इंटरवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, वो सिखाई जाती हैं। फिर आगे अगर हम देखें तो आगे जी मेंटल हेल्थ इन एमरजेंसीज़ ये आपको सिखाई जाती हैं कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में ही जब हम मेंटल हेल्थ इमरजेंसीज होती हैं तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट कैसे काम कर सकते हैं। देखें, गो के हर जगह पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का वर्कआउट नहीं होता, वो तो सिर्फ डायग्नोसिस के बाद ही उसका काम हो सकता है। बाकी जो अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट हैं ये सारी कुछ जो है, इवन कि क्लिनिकल खुद भी, वो तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि हम हर बंदे को उसको बोलें कि इसको डिप्रेशन है, इसको एंजाइटी है, ये है वो है, ठीक है। या आगे चलकर जब आपको असेसमेंट फॉर्म बनाना सिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी बड़ी हम मिस्टेक करते हैं किसी बंदे को बगैर उसके डायग्नोसिस बनाए हम उसको उसके एकदम से कह देते हैं इसको कोई पर्सनालिटी इशू है, इसको कोई साइको इशू है, इसको कोई इस तरह से हम वो चीज़ें नहीं करते, उस तरह से हम नाम नहीं लेना चाहिए। आगे अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड और कोविड-19 में जो रिस्पांस हमने दिया या साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है वो आपको सिखाई जाती है। कोविड-19 में बतौर साइकोलॉजिस्ट आप कैसे काम कर सकते हो, अगर आप क्वारंटीन सेंटर के अंदर काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप कैसे काम कर सकते हो, ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दो डिफरेंट फील्ड हैं, और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो मेडिसिन देकर ट्रीटमेंट करते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो टॉक थेरेपी के थ्रू बात करते हैं। वो बात ठीक करते हैं, सही करते हैं, लेकिन डिफरेंसेस तो वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये काम एक साथ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें कि दोनों एक साथ मिल के काम करते हैं। अगर कोई साइकेट्रिस्ट अकेले में बैठ के वो काम कर रहा है और उनके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं तो 100% आप नहीं कह सकते कि उनको साइकोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, उनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। इसी तरह से एक साइकोलॉजिस्ट जब वर्कआउट कर रहा है तो वो अगर उसके पास ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जिनको उसने डायग्नोस करना पड़ता है और वो DSM का इस्तेमाल कर रहा है और उसका पेशेंट जो है मॉडरेट या सीवियर अलामात का शिकार है, तो उसको भी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। या आपके पेशेंट को मेडिकल इश्यूज़ आ रहे हैं या उसको साइकोसिस सीवियर इश्यूज़ आ रहे हैं तो ज़रूरी जो है कि उनको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ये दोनों जो है ना मिलजुल के काम करते हैं, और दोनों अगर काम नहीं करेंगे तो आपके पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो ठीक नहीं होता। और सम टाइम ऐसे होता है कि आपको सिर्फ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की नहीं, साथ में मेडिकल ऑफिसर की भी ज़रूरत पड़ती है। साथ में आपको हो सकता है कोई कोमॉर्बिड हो, यानी कि पेशेंट को आपको कोई दिल का भी मसला हो, तो आपने वो चीज़ें भी देखनी है। कहीं ऐसा नहीं कि आप समझ रहे हो कि जी कि मेरे पेशेंट को एंजाइटी अटैक आ रहा है तो कहीं ना खुदा ना खास्ता उसको दिल का दौरा पड़ रहा हो। तो इन तमाम चीज़ों को बड़ा हमने देखना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि उनको मेडिकल ट्रायज करना, यानी कि जब पेशेंट जूँ ही आता है आपके पास तो उसका आप वाइटल्स वगैरह भी चेक करते हो कि क्या मेडिकली भी स्टेबल है कि नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आपको इस हिस्से में सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो CBT, क्योंकि मैं सर्टिफाइड CBT प्रैक्टिशनर हूँ, ये चीज़ ठीक है कि मैं आपको सिखाता ज़रूर हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं हुआ कि आप सर्टिफाइड CBT प्रैक्टिशनर हो जाएंगे। CBT सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर अगर आपने होना है तो आप बेक इंस्टीट्यूट पे जाएँ, जिसने बनाई है। बेक अभी भी ज़िंदा हैं और वो इस चीज़ के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन भी लेते हैं कि भाई जो आप वो कर रहे हो खुद ही से, तो मुझसे कुछ परमिशन तो ले लिया करो, मेरे साथ रब्ता तो कर लिया करो। तो आप, क्योंकि वो खुद ऑफ़र कर रहे हैं ना ये चीज़, तो अगर आपने करनी है सर्टिफाइड होना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने अपनी वो करनी है मतलब कि डेली लाइफ में, वैसे हम जैसे MSc या डिप्लोमा वगैरह में भी पढ़ते रहते हैं तो इसमें भी वो मना नहीं करते हैं, आप कर सकते हो। तो CBT आपको सिखाई जाती है कि आपने डिप्रेशन वालों के साथ कैसे करनी है, या किसी को फोकस ट्रॉमा हुआ है तो उसके ऊपर हम कैसे इसको कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जी जैसे हमारे पास OCDs के पेशेंट्स आते हैं, OCD को पहले डायग्नोस करना और उसके बाद फिर उसको कैसे हम मतलब कि OCDs के अलामात को मैनेज कर सकते हैं, तो वो हम करते हैं एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन से, वो भी आपको सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास है जी कि माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, गाइडेड इमेजरी, ये तमाम टेक्निक्स हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में अपने पेशेंट को डील करते हुए मुख्तलिफ़ अलामात के साथ जो पेशेंट आते हैं उनको हम मैनेज करते हैं। और मैं मेडिटेशन वगैरह, गाइडेड इमेजरी का मैं आपको जब सिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किन किन अलामात में, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिस्ट्रेस वगैरह जो है उस सब में हम कैसे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद डीप ब्रीथिंग है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं।
फिर इसी तरह से अगर आप देखें करियर काउंसलिंग एंड सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इन पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने करियर का नहीं पता होता तो हम किसी और की करियर काउंसलिंग कैसे कर सकें। तो ये करियर काउंसलिंग जो है ये मैं स्पेशली साइकोलॉजिस्ट के करियर की बात करता होता हूँ इसमें, ये आपको सिखाता भी हूँ और आपको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ से आप अपना करियर बना सकते हैं। फिर उसके बाद डेवलपिंग केस हिस्ट्री फॉर्म, केस हिस्ट्री फॉर्म हमें नहीं पता होता हम कैसे डेवलप करें, मैं डेवलप करना सिखाता भी हूँ और बाद में आपको डेवलप करना भी होता है अपने एतबार से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जनरेटिंग ऑनलाइन रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन आप कर लो, आप जहाँ भी हो आप अपना डेटा निकाल लो, ठीक है, ये भी आपको सिखाया जाता है। जनरेटिंग साइकेट्रिक्स प्रोफाइल है, जारी बात है जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो वो सर्टन ट्रेड्स होंगे उसके जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इसको अब साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सीवियर शिज़ोफ्रेनिया के अलामात के साथ एक पेशेंट आया है तो उसको आप कैसे खुद डील करोगे, तो उसके लिए आपने साइकेट्रिक प्रोफाइल बनानी होती है, या प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड है तो या पहले से कोई मेडिसिन वगैरह ले रहा है तो फिर भी आपने साइकेट्रिक प्रोफाइल जनरेट करनी होती है। कैसे करते हैं, पाकिस्तान में इससे पहले इसका कोई आम रवाज नहीं है, लेकिन हम इसकी साइकेट्रिक प्रोफाइल्स जो हैं वो बनाते हैं, वो भी आपको सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें केस रिपोर्ट मेकिंग और पब्लिशिंग, आपने कहाँ पर कैसे कैसे पब्लिश करनी है, रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, पेशेंट कैसे डील करते हैं, आपको ये भी सिखाया जाता है। आगे अगर हम देखें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, कुछ जो टेस्ट हैं आपको जो सिखाए जाएंगे वो आपको आगे बता रहा हूँ, जैसे कि BDI है, डास है, RISP है, वी कोर्स टेस्ट होते हैं, चेकलिस्ट वगैरह होती हैं, उनका हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि जो डेली लाइफ में हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं ताकि हम उनको बेहतर तौर पर डायग्नोस कर सकें और उनकी ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। फिर उसके बाद क्लिनिकल इंटरवेंशन, असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान और रिपोर्टिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें कि आपने कैसे फ़ाइल बनानी होती है, कैसे करना है। अभी हमारे पास ये जो फिज़िकल पेशेंट जो क्लोज़ हो चुके हैं तो एक एक की फ़ाइल इतनी मोटी मोटी बनी हुई है, 35-40 पता नहीं 60 पेजेस पे गई हुई है। क्यों? क्योंकि उनकी असेसमेंट पे और डायग्नोसिस पे बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और हम हर चीज़ रिकॉर्ड रखते हैं ताकि पेशेंट की हिस्ट्री का हमें मुकम्मल तौर पर पता चले और फ्यूचर प्लान हम उसके अच्छे से कर सकें। आगे अगर हम देखें तो डेटा कंपाइलिंग है और रिकॉर्ड कीपिंग, वही जो ऑनलाइन में हम करेंगे वो भी आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट अगर हम चलें तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई हैं ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, तो आपने उसके ऊपर वो करना है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता नहीं होता कि हम अपनी केस हिस्ट्री पब्लिश कैसे करें, हम कौन से जर्नल में पब्लिश करें, कहाँ पर पब्लिश करने, ये इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, साइटेशंस क्या होती हैं, तो मैं बहुत ही आसान अल्फाज में ना बड़े फ्रेंडली माहौल में आपको सिखा दिया जाता है। हम आपको डिलीवर कैसे करते हैं लेक्चर, तो देखिए हमने क्लासरूम बनाए हुए हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है। फेसबुक का जो क्लासरूम है उसमें हम रोज़ाना आजकल 12 बजे, दिन को 12 बजे हम एक लेक्चर देते हैं, उसके बाद फिर हम 1 घंटा जो है ना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते हैं। जब लेक्चर में दे रहा होता हूँ उस टाइम आप बोलते नहीं हो क्योंकि फिर हमारा सेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है। जब आपको वो सेशन दे दिया जाता है उसके बाद आपको ये पहला जो फेसबुक पर होता है, दूसरा वहीं पर दूसरा लिंक शेयर कर दिया जाता है जो कि हमारा गूगल मीट के ऊपर होता है। गूगल मीट एक सॉफ्टवेयर है गूगल का, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास इंस्टॉल हो जाता है, आईडी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपके पास प्ले हो जाते हैं और हम जितने लोग भी ऑनलाइन होते हैं आपके पास आ जाते हैं। तो फिर टाइम वही 12 से 2 बजे तक का होता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है कभी कम भी हो जाता है, लेकिन आइडियल टाइम हम इसको 2 घंटे का ही देते हैं। सैटरडे संडे हम ऑफ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई पूछता है कि भाई मैं अगर वो लेक्चर ना ले सकूँ तो फिर क्या है, कोई बात नहीं है, आपका जो लेक्चर है हमारे वीडियो लेक्चर भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन भी वहाँ पर हम फेसबुक में अपलोड कर देते हैं और हमारे वो क्लोज ग्रुप होते हैं, वहाँ पर कोई फालतू लोग आ नहीं सकते। अब जब जहाँ भी हैं आप उसको ओपन करें, अपने लेक्चर्स अटेंड करें, क्वेश्चन आंसर सेशन देखें। अगर आपको मुश्किल आती है तो आप मुझसे वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में आएँ, आकर क्वेश्चन पूछें, हम आपको आंसर करते हैं और अगर इंडिविजुअल कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझसे रब्ता करते हो, मैं आपको जवाब देता रहता हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको नहीं दे सकता, अपॉर्चुनिटीज़ तो खुदा देने वाला होता है, लेकिन मैं आपको कुछ वेज़ बता देता हूँ जिससे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने का या किसी जॉब को हंट करने में आपको मदद मिलती है। जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रेंथन कर सकते हो, यानी कि इससे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि यार मैंने कितने पेशेंट देखे, तो इस तरह से आप सेल्फ ऑर्गेनाइज कर लेते हो कि भाई मैं 3 सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने 800 पेशेंट देख लिए, उनमें से ये वाले पेशेंट्स हैं, उनमें से इतनी की केस हिस्ट्री बना ली, जाहिर बात है आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी। आगे बात है जी अपॉर्चुनिटी अप्लाई एज एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, आपको एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट अप्लाई करने का मैं आपको बताता रहता हूँ कैसे अप्लाई करें, कहाँ पर अप्लाई करें, कौन सी जॉब आई हुई है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है।
तो आप जब अप्लाई करते हो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट में, तो उनको जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सेम वही चीज़ें जो आपको इसमें मिलेंगी। हमारे सर्टिफिकेट के फ्रंट पे मैंने जो कुछ लिखा हुआ है, जो 26-27 जो टॉपिक्स हैं ना, वो सारे के सारे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उनकी रिक्वायरमेंट होती है डेटा कंपाइल कर सकते हो, डेटा रिकॉर्ड रख सकते हो, कंसेंट का पता हो, कल्चरल सेंसिटिविटी का पता हो, रिलीजियस सेंसिटिविटी का पता हो, आपको साइकोलॉजिकल फास्ट एड देनी आती हो, MHPSS का पता हो, ISC की गाइडलाइंस का पता हो, WHO की इंटरवेंशन का पता हो। तमाम चीज़ें तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर सिखा दी जाती हैं जो कि आपके कोर्स वर्क का ऐसा नहीं होती अमूमन। आगे अगर हम देखें इस्टेब्लिश साइकोलॉजी क्लिनिक, आप अपनी क्लिनिक भी इस्टेब्लिश कर सकते हो। और फिर गो के अगर कोई इस्टेब्लिश ना भी करना चाहे, हमारे साथ ही चलना चाहे, ऑनलाइन ही देखना चाहे, तो पेशेंट की जो इनकम होती है वो साइकोलॉजिस्ट की अपनी होती है। हम उसको ये नहीं कहते कि भाई इस बंदे ने पे किया तो आप हमें दो, नहीं, वो उसकी अपनी होती है। लेकिन ये कि हम उसमें इंटरवीन ज़रूर करते हैं क्योंकि पेशेंट हमारे थ्रू होके आता है। साइकोलॉजिस्ट ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे प्रोटोकॉल्स को, यानी कि ये जो प्रोटोकॉल सिखाए जाते हैं इंटरनेशनल्स, उनको फॉलो करना होता है, रिकॉर्ड कीपिंग मुकम्मल करनी होती है। फिर उसके बाद है जी जॉब रेफरेंसेस अपॉर्चुनिटीज़। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपको बताया जाता है कि अपना कोई रेफरेंस तो दो जिससे हम पता करें ये जो कुछ आपने लिखा हुआ है वाकई आपको आता है कि नहीं आता। तो आप क्या करते हो, हमारा ईमेल दे देते हो। तो जब हम आपकी जॉब का हमें ईमेल आता है कि भाई फ़लाँ बंदे ने हमें अप्लाई किया, तो ज़रा बताओ ये कैसा बंदा है, तो हम आपकी प्रोफाइल देखते हैं कि क्या आपने वाकई हमारे पास प्रैक्टिकल किया था, प्रैक्टिकल में कौन से क्लाइंट देखे, कैसे देखे, आपके स्किल्स क्या हैं, आपकी पार्टिसिपेशन कैसे रही, आपके ऊपर हम कितना एतमाद कर सकते हैं। उसकी बेसिस पर आपका हम जॉब रेफरेंसेस लिख लेते हैं। देखिए मैं आपको पर्सनली किसी को नहीं जानता, ना ही मेरा किसी से कोई ताल्लुक होता है। मैं जस्ट साइंटिफिक प्रूवन चीज़ें, यानी कि जिसको वेरीफाई हम कर सकते हैं उसकी बेस पे हम काम करते हैं, आपको बता दिया जाता है। अब ऐसा ही नहीं कि पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आप जहाँ भी चले जाएंगे आपको यही चीज़ें मिलेंगी। आगे अगर हम देखें कि फिर स्कॉलरशिप रेफरेंसेस एंड अपॉर्चुनिटी, स्कॉलरशिप के लिए भी जो लोग अप्लाई करते हैं उनको भी ज़रूरत होती है कि भाई हमने ना रेफरेंस लेना है, तो अब हम क्या करें। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के सुपरवाइज़र से जब रब्ता करते हैं तो वो बहुत बिजी हो चुके होते हैं, उनके पास नए बच्चे आ चुके होते हैं, वो बाज़ औक़ात आपको जानते भी नहीं है, तो वो आपका रेफरेंस कैसे देंगे। तो आप हमारे पास क्योंकि अपडेटेड होते हो, रोज़ाना की बुनियादों पर हम आपके साथ इन टच होते हैं, तो इसलिए स्कॉलरशिप रेफरेंसेस भी हम राइटअप कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर ऐसा है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो हम HLPS की वेबसाइट पर भी शेयर कर देते हैं, उसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी शेयर कर देते हैं। अगर कोई एग्री हो, कोई क्लिनिक खोलता है, तो हम उसकी वो सारी उसकी स्किल्स और उसकी तमाम चीज़ें बनाकर उसके ऊपर हम अपलोड कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, आप वही चीज़ कि अगर आप फ्यूचर में हमें ज्वाइन ही करना चाहते हैं, साथ में अटैच ही करना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, एज ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जॉब्स आती हैं तो हम प्रेफर उन्हीं लोगों को करते हैं जो हमारे HLPS के मेंबर्स होते हैं। गो कि हम ओपनली वो करते हैं, कोई और बंदा भी उन क्राइटेरियाज पे ओपन फुलफ़िल करते हैं, हम उसको हायर करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हमारी अपने HLPS मेंबर्स की ही होती है। आगे अगर हम देखें, अच्छा फिर उसके बाद है जी स्टार्टिंग वर्क एज HLPS फ्रेंचाइज़। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम सिर्फ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आप लाहौर में क्लिनिक बनाना चाहते हैं, तो आप एज अ फ्रेंचाइज़, आपको ज़रूरत ही नहीं है कानूनी कार्रवाइयों में घूमने की, ये वो ऐसा करने की। आपके अंदर स्किल्स हैं, आप मुझे एक रिक्वेस्ट भेजें कि मैं फ्रेंचाइज़ ओपन करना चाहता हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप हमें करें। ना आपको साइकेट्रिस्ट ढूंढने की ज़रूरत है, ना आपको मेडिकल डॉक्टर्स ढूंढने की ज़रूरत है, ना आपको PHC की मिन्नतें करने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें हमारी हुई होती हैं, ठीक है। हम एज अ फ्रेंचाइज जाते हैं, NOC लेते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये भी अपना वो कर सकते हो। बाकी जो लीगल मैटर्स हैं, जो सारी चीज़ें, वो हम खुद कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें कौन ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, हम किसी और बंदे को नहीं करते, इसीलिए आपको इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी जो है ट्रांसक्रिप्ट या अपना स्टूडेंट होने का कोई प्रूफ दें। फिर आगे जो है फ़ी कितनी है, फ़ी बहुत ही नॉमिनल सी है, ठीक है। ऑनलाइन फ़ी जो है फुल वर्कशॉप की, यानी कि 3 मंथ्स की 10,000 है। 10,000 मेरे ख्याल से कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। फिर भी स्टूडेंट्स कहते हैं यार मेरे पास एकदम से देने को नहीं है, मैं इंस्टॉलमेंट पे दे दूं, तो वो भी कोई इशू नहीं होता, इंस्टॉलमेंट पे दे दो। फिर उसके बाद जो फ़िज़िकल आते हैं, तो फ़िज़िकल जारी बात है, जब आप आते हो तो फिर आपको मज़ीद हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, मज़ीद वो चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आपके वो जो है ना वो 15,000 है 3 मंथ्स के फुल कोर्स की। इसमें हम ये नहीं कि जी कि वो करते हैं, या आप 5,000 भी दे सकते, उसका कोई इशू नहीं होता। आगे अगर हम देखें तो कुछ लोगों को हॉस्टल की ज़रूरत पड़ती है,
वो उनको रहना पड़ता है कि हम हॉस्टल में रहें, हम मतलब कि ज़ाहिर बात है कोरोना की वजह से मैं अलाउ भी नहीं करता कि जी कि आप रोज़ाना आएँ जाएँ, ठीक है, और आपको मुश्किलात भी होती हैं तो आप हॉस्टल में ही रहना चाहें तो हमारी जो 24/7 क्लाइंट स्टे चल रहा होता है, आप उसको डील करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, तो आपको हॉस्टल में जो है वो 10,000 पर मंथ देना पड़ता है, क्योंकि आपकी रिहाइश है, आपका खाना पीना है, आपकी एकोमोडेशन है, वो सारी चीज़ों की। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो टोटल सीट्स हम हॉस्टल में कितने लोगों को रखेंगे? हम हॉस्टल में सिर्फ 10 लोगों को रखेंगे। 10 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर कोई बंदा बोले हमारे पास 50 बंदे आ जाते हैं तो हम उनको कितनों को वो अकोमोडेट करेंगे, तो इसलिए 10 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। आगे अगर हम देखें तो अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, ये लिंक साथ में दे दिए गए हैं, या फिर आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप वो कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं, और आपको तमाम पॉसिबल जो है इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी और आप अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद कोशिश रहेंगे। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला कोर्स में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।